गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हो स्टडी चैनल से जुड़े हुए अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं आप लोगों के समक्ष, उस टॉपिक का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ख़ासतौर पर जब राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न बनते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न बनने की संभावना कहीं ना कहीं अन्य आंदोलनों की अपेक्षा अधिक रहती है। आज़ादी की लड़ाई में या स्वाधीनता संघर्ष की लड़ाई में अगर ये कहा जाए कि गांधी जी का ये अंतिम आंदोलन या भारतीयों का एक बड़ा और राष्ट्रीय स्तर का अंतिम आंदोलन, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद फिर ऐसा कोई बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतिहासकारों ने भारत छोड़ो आंदोलन को कहीं ना कहीं असफल ठहराया है, लेकिन फिर भी इस आंदोलन ने काफ़ी हद तक ये तय कर दिया था कि अब ब्रिटिश शासन का समाप्त होना भारत के भीतर ये तय है। तो हम लोग शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर नज़र डालेंगे। इसके कारण क्या थे, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसका नाम क्या क्या रखा गया, क्यों रखा गया और ये इस आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े, सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगर इसे अगस्त क्रांति कहा जाता तो इसका भी कोई कारण होगा। कारण यही था कि इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 से होती है, इस वजह से इसे अगस्त क्रांति कहा गया था। दूसरा कहा गया स्वतः स्फूर्त आंदोलन और तीसरा कहा गया नेतृत्व विहीन आंदोलन। अब स्वतः स्फूर्त आंदोलन क्यों कहा गया, इसकी जड़ें छिपी हुई हैं नेतृत्व विहीन आंदोलन में। इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे। तो सारे बड़े नेता जब गिरफ्तार हो गए तो इसको कहा गया कि यह नेतृत्व विहीन आंदोलन है। स्वतः स्फूर्त आंदोलन इसीलिए कहा गया कि सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए फिर भी आंदोलन अपने आप चलता रहा, इसलिए इसे कहा गया स्वतः स्फूर्त आंदोलन। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे जनता खुद ही इतनी जागरूक हो गई थी और जनता खुद इस आंदोलन के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक थी कि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी कहीं ना कहीं वो आंदोलन में अपनी सहभागिता को प्रदर्शित कर रही थी। अब हम लोग चर्चा करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या क्या थे। जो प्रमुख कारण होते हैं हम लोग उस पर निगाह डालते हैं, बाकी कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी आंदोलन के। जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन कारणों की हम लोग चर्चा करते हैं। पहला कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन भारत आया था। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे क्रिप्स मिशन भारत आया ही क्यों था। दरअसल क्रिप्स मिशन भारत के लिए संविधान का एक खाका तैयार करके आया था और भारत के लिए संविधान का खाका तैयार करने की प्रक्रिया आप लोगों को पहले ही पता होगी। 1927 साइमन कमीशन से प्रक्रिया चली आ रही थी। 1934 में हम लोगों ने संविधान सभा की मांग को ऊंचे स्वर में उठाया था। एम एन राय के द्वारा सबसे पहले ये मांग की गई थी। उसके बाद कांग्रेस ने इस मांग को सही तरीके से अंग्रेजों के सामने रखा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार की उस समय जड़ें भारत में उतनी कमज़ोर तो हुई नहीं थी। इस वजह से वो भारतीयों की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर ऐसी कौन सी घटना घटती है कि अंग्रेज इस बात को मानने के लिए विवश होंगे और भारतीयों के लिए संविधान का खाका लेके आएंगे। तो चर्चा करते हैं उस समय की, यानी तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी और उस समय तत्कालीन विश्व की परिस्थितियां क्या थी, उन पे हम एक निगाह डालते हैं। उस समय विश्व दो धड़ों में बढ़ चुका था, दो ग्रुप में बढ़ चुका था। एक को कहा गया था धुरी राष्ट्र और दूसरे को कहा गया था मित्र राष्ट्र। ये लोग आपस में लड़ा करते थे। विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से हो चुकी थी। धुरी राष्ट्र में जर्मनी आता है, जापान आएगा, इटली आएगा और ऑस्ट्रिया आएगा। इस तरह कई सारे देश थे जो धुरी राष्ट्र में थे। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, रूस था, अमेरिका था, फ्रांस था, चीन था। ये सारे देश मित्र राष्ट्र में थे। तो जब दोनों धड़ों में युद्ध चल रहा था तो उस समय अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और चीन के जो प्रधानमंत्री थे चियांग काई शेक, इन्होंने ब्रिटेन वालों से ये पूछा कि भारतीय सेना यानी भारत में जो तैनात सेना है वो विश्व युद्ध में हम लोगों के साथ क्यों नहीं आ रही है। जब उन पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए तो उन्होंने कहा कि हाँ, भारतीयों की कुछ मांगे हैं जिनको हम लोग अभी पूरी नहीं कर रहे हैं। अगर वो पूरी करें तो शायद वो लोग आ सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने साफ साफ कह दिया था कि आप हमारी बात अगर नहीं मानोगे तो हम आपके साथ सहयोगी की भूमिका में नहीं आएंगे। तो वहाँ पे अमेरिका और चीन ने दबाव बनाया ब्रिटेन पर, क्योंकि ब्रिटेन की जितनी कॉलोनी थी वो लगभग ब्रिटेन के साथ युद्ध में कूद पड़ी थी, यानी धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध और मित्र राष्ट्रों के साथ वो शरीक हो गई थी। भारत अभी मित्र राष्ट्रों के साथ नहीं आया था और भारत में तकरीबन ये फौज 10 से 15 लाख के आसपास थी। और ये जो 10 से 15 लाख की डिजिट होती है, बहुत बड़ी डिजिट थी। तो अमेरिका और चीन को लगा अगर इतनी भारी मात्रा में सेना हमारे पास आ जाएगी तो हो सकता है कि हम ध्रुव राष्ट्रों को आसानी से परास्त कर पाएँ, क्योंकि उस समय की बात है जब मैन पावर
ये मायने रखता था। आज के समय में तो मैन पावर उतना मायने नहीं रखता, अब तो तकनीक का ज़माना हो गया है, विज्ञान का युग है। तो इस युग में तो अब सारा युद्ध जो है वेपन्स के द्वारा, हथियारों के द्वारा लड़ा जा रहा है। उस समय मैन पावर ज़रूरी होता था। तो जिसी के एवज में चीन और अमेरिका ने दबाव बनाया ब्रिटेन के ऊपर। तो ब्रिटेन वालों ने कहा कि हाँ, भारतीय लोग अब अपना देश स्वयं चलाना चाहते हैं, वो संविधान सभा की मांग कर रहे हैं। तो अमेरिका और चीन ने कहा कि दे दीजिए आप उनको संविधान सभा। तो संविधान का प्रारूप लेके ही क्रिप्स, जो ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, वो भारत आए थे। अब क्रिप्स मिशन असफल क्यों होता है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। क्रिप्स मिशन असफल होने का जो सबसे बड़ा कारण था, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देना। ब्रिटेन वालों ने कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। अब डोमिनियन स्टेट की चर्चा मैंने पहले भी की है। डोमिनियन का मतलब ये होता है अधिराज्य। इसमें क्या होता था कि डिफेंस यानी रक्षा, फॉरेन मतलब विदेश, कम्युनिकेशन मतलब संचार, रक्षा, विदेश और संचार, ये 3 मामले ब्रिटेन के पास होंगे। बाकी सारे मामलों पर कंट्रोल भारत सरकार का होगा। तो भारतीयों ने कहा और गांधी ने कहा कि ये मसला बड़ा पुराना है, अब मुझे डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, मुझे पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। इसलिए गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक कहा, उत्तर तिथीय चेक, यानी ऐसा चेक जिसका भुगतान बहुत पहले ही किया जा चुका है। यानी बात अब आगे की करिए, अब मुझे डोमिनियन वोमिनियन नहीं चाहिए, मुझे पूर्ण राज्य चाहिए। उसके बाद जो दूसरा बिंदु था, उस पर क्यों कांग्रेस अड़ गई थी, मानने से इनकार कर दी थी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को। तो दूसरा पॉइंट था संविधान सभा का गठन युद्ध के बाद। भारतीयों ने कहा था कि विश्व युद्ध के चलते चलते, यानी विश्व युद्ध समाप्त ना हो उसके पहले ही मुझे जो है संविधान सभा दे दीजिए। अंग्रेजों ने कहा नहीं, संविधान सभा का गठन मैं करूँगा लेकिन विश्व युद्ध के बाद करूँगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस अड़ गई, उसने कहा नहीं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। तीसरा जो पॉइंट था, भारत संघ में राज्यों का मिलना या राज्यों का संघ से अलग होने का निर्णय स्वयं राज्य के हाथ में होगा। ये बहुत खतरनाक चीज़ थी। गांधी जी इस पॉइंट से बिल्कुल असहमत थे। वो कहते थे कि अगर कोई राज्य की अगर इच्छा होगी तो वो मुझ में मिलेगा, यानी भारत संघ में मिलेगा, और नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। पहली चीज़ तो इससे एक बड़े भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता था। और अगर मान लीजिए कोई राज्य मिल गए, फिर उसकी अचानक से इच्छा हो गई वो संघ से अलग हो जाएगा, तो हम अखंड भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो एक सशक्त और मजबूत भारत का निर्माण आपके इस पॉइंट से हो नहीं सकता था। यानी अंग्रेजों के इस पॉइंट से गांधी बिल्कुल सहमत नहीं थे। ये 3 प्रमुख बिंदु ऐसे थे जिस पे कांग्रेस अड़ गई थी और क्रिप्स मिशन को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। और एक और संस्था चलती थी उस समय, आप लोगों को पता है, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए एक अलग से संविधान सभा के गठन की मांग को वहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कोई भी सुझाव या ऐसा कोई भी प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के अंदर नहीं डाला था। तो उन्होंने कहा कि मुझे अलग से संविधान सभा चाहिए, मुसलमानों की एक अलग संविधान सभा होनी चाहिए, क्योंकि मुझे एक अलग देश पाकिस्तान बनाना है। तो इस संदर्भ में कोई भी प्रयास ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं किया गया था। तो मुस्लिम लीग का एक अपना दर्द था और कांग्रेसियों की एक अपनी तकलीफ थी। इस वजह से क्रिप्स मिशन पूरी तरह से असफल हो गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि क्रिप्स मिशन में लिखे गए प्रस्तावों से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। दूसरा कारण था जापानी सेना का भारतीय सीमा तक पहुंचना। जापानी सेना, चूँकि आपको पता है कि धुरी राष्ट्रों में आती थी और भारत जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी था, यानी अब भारत पर भी हमला होना था, क्योंकि भारत तो ब्रिटेन का ही गुलाम था। तो जहाँ पे भी ब्रिटिश सैनिक दिखते थे, जापानी सैनिक उन पे हमला कर देते थे। अब जब गोलियाँ चलेंगी, बम बरसेंगे, भले ही वो ब्रिटिश सैनिकों को मारने का प्रयास होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ निर्दोष भारतीय भी मारे जाएंगे। ये भय गांधी को सताने लगा और गांधी ने कहा कि अब आंदोलन छेड़ने का समय आ गया है। तीसरा जो कारण था वो था बढ़ती हुई खाद्य कीमतें और खाद्य आपूर्ति में कमी। अगर किसी भी सरकार की व्यवस्था में अगर कीमतें बढ़ेंगी और खाद्य आपूर्ति में कमी आएगी तो जनता में रोष तो पैदा होना तय है। एक ये भी बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि युद्ध में अगर कोई भी राष्ट्र संलग्न हो जाएगा तो वहाँ की व्यवस्था तो डैमेज होगी ही, और वही हुआ भी था। फिर था गांधी जी के बदले हुए विचार। अब गांधी जी के बदले हुए विचार का मतलब ये कतई मत समझना कि गांधी ने अहिंसा के स्थान पर हिंसा अपनाने की बात कर दी थी। कुछ लोग करो या मरो का जो नारा था, इस नारे को गलत कोड कर लेते हैं। गांधी के बदले हुए विचार का सेंस ये था कि जैसे पहले आपने देखा होगा असहयोग आंदोलन के समय एक छोटी सी जगह पे थोड़ी सी हिंसा होती है और गांधी ने पूरे आंदोलन को रद्द कर दिया था। ये एक वाकई में राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। लेकिन यहाँ के टाइम में क्या होता है, अगर थोड़ी बहुत छुटपुट हिंसा कहीं पे हो रही थी तो अंग्रेज आते थे कि आप तो अहिंसा के पुजारी हो, देख लो आपके जो
आंदोलनकारी हैं, कहीं कहीं पर हिंसक घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो गांधी ने कहा अब ये लोग मेरी सुनते कहाँ हैं। यानी गांधी ने यहाँ पे अपने विचार को चेंज किया। हालांकि उन्होंने हिंसा का सपोर्ट कभी नहीं किया, लेकिन अगर छुटपुट कहीं पर हिंसा हो भी जाती थी तो उस वजह से वो आंदोलन को रद्द करने के लिए राजी नहीं थे। उसके बाद था भारत में अटलांटिक चार्टर का लागू ना होना। यानी 12 अगस्त 1941 को एक घोषणा पत्र जारी किया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसे कहा गया अटलांटिक चार्टर। और उसमें यह कहा गया था कि जो भी ब्रिटेन की कॉलोनी है, जो भी ब्रिटेन के उपनिवेश हैं, अगर वो युद्ध में ब्रिटेन के साथ आते हैं तो उन्हें आज़ादी के बाद रिहा कर दिया जाएगा। उन जो गुलामी की जंजीरें हैं जिनसे उनको झगड़ा गया है, उन जंजीरों से उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा और वो आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन उसमें एक पॉइंट और डाल दिया कि ये अटलांटिक चार्टर भारत पर लागू नहीं होगा। अब इसका सेंस आप समझ सकते हैं, अगर अटलांटिक चार्टर भारत पर लागू नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि युद्ध के बाद भी अंग्रेज भारत को मुक्त करना नहीं चाहते थे। इसी वजह से तो गांधी जी और गांधी जी के समर्थक लोग चाहते थे कि संविधान सभा का गठन युद्ध की समाप्ति के पहले हो जाए। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से एक आंदोलन का माहौल तैयार हुआ। अब हम लोग चर्चा करेंगे वर्धा प्रस्ताव के बारे में, जहाँ से इस आंदोलन की रूपरेखा तय होती है। चलिए अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ, भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख तैयार किया था गांधी जी ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किसने किया, समर्थन किसने दिया, किसने उसका आलेख तैयार किया था। तो जो उसका फॉर्मेट था, यानी जो फॉर्मेटिंग की थी, वो गांधी जी ने की थी। ये वर्धा प्रस्ताव के रूप में रखा गया था और यहाँ पे लिखा हुआ है शुरुआत 7 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ये नहीं है, ये तारीख है उस दिन जिस दिन वर्धा प्रस्ताव को पेश किया गया था। और पेश करने वाले व्यक्ति का नाम है जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन, चूँकि हर साल कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होता था, तो ये वार्षिक अधिवेशन मुंबई में एक जगह पड़ती है वर्धा, और वर्धा में ही एक जगह आती है ग्वालियर टैंक। तो ग्वालियर टैंक में कांग्रेस के इस अधिवेशन को आयोजित किया गया था और वहीं पर भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया और समर्थन किया गया पटेल के द्वारा। यानी 7 अगस्त 1942 को मुंबई के वर्धा नामक स्थान, जो कि ग्वालियर टैंक वहाँ पे पड़ता है, तो ग्वालियर टैंक में आयोजित किया गया था। वहाँ पे गांधी जी के द्वारा एक फॉर्मेट तैयार किया गया, एक प्रस्ताव तैयार किया गया और उस प्रस्ताव का नाम था भारत छोड़ो प्रस्ताव, जिसको पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने और समर्थन दिया था पटेल ने। हालांकि उस समय कंडीशन ये चल रही थी कि ये लोग तैयार नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू हो और या फिर चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, वो लोग चाहते थे कि अभी ऐसा आंदोलन ना छेड़ा जाए। लेकिन गांधी जी ने कांग्रेस से साफ साफ कह दिया था, अगर इस आंदोलन में कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया तो मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संस्थान खड़ा कर दूंगा। ये सीधी सीधी गांधी की धमकी थी कांग्रेसियों को। तो गांधी के आगे तो सभी खैर मजबूर होते थे, तो यहाँ पे पटेल और नेहरू भी मजबूर हुए थे। फिर भी नेहरू आए गांधी के साथ और कांग्रेस ने इस आंदोलन में अपनी सहभागिता को व्यक्त किया और नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम एक ऐसी दो धारी तलवार पर चल रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमें भी पड़ सकती है। पटेल ने क्या कहा? पटेल ने कहा हम आज़ादी की आखिरी लड़ाई छेड़ने वाले हैं। और 7 अगस्त के बाद जस्ट अगला दिन आता है 8 अगस्त 1942। यहीं से शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। यानी भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो 8 अगस्त 1942 है और जो वर्धा प्रस्ताव की तिथि है वो 7 अगस्त 1942 है। गांधी जी ने 70 मिनट का भाषण दिया और उस भाषण में करो या मरो का नारा दिया गया। तो करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो वो नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा दिया गया। अब उसके बाद गांधी जी के जो सबसे बड़े हितैषी थे पट्टाभी सीतारामैया, उनका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये गांधी के बहुत ही ज़्यादा खास थे। इन्होंने कहा था कि गांधी के ऊपर आज किसी पैगंबरीय शक्ति का अनावरण हुआ है। और उसके नीचे देखो ये वही स्टेटमेंट लिखा है जो अभी हमने पढ़ा था बिफोर मूवमेंट, यानी आंदोलन से पहले। गांधी जी ने लुई फिशर से कहा था। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रत्यक्षदर्शी या गांधी के साथ कौन रहा? तो लुई फिशर उस समय मौजूद थे। तो लुई फिशर से गांधी ने कहा था यदि कांग्रेस साथ नहीं देती है तो इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन मैं खड़ा कर दूंगा। ये स्टेटमेंट था गांधी का। अब उसके बाद चर्चा करने वाले हैं हम लोग, जब ये आंदोलन शुरू होगा तो आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से कदम उठाए, किसको कहाँ कहाँ पे गिरफ्तार किया, इन सभी चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव जब पेश किया गया था तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का विरोध भी किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव का विरोध किया था हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया था।
इस फैक्ट को याद रख लीजिए, कम से कम 2 से 3 बार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। तो हिंदू महासभा ने किया, मुस्लिम लीग ने किया और कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। जब कोई विद्रोह शुरू होता है किसी शासन के विरुद्ध तो उसको दमन करने की एक प्रक्रिया भी चलती है। तो अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया गया और ऑपरेशन जीरो आवर में सबसे पहला काम 2 बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। पहला तो बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी और जो दूसरा कार्य हुआ था, कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। 9 अगस्त 1942 यहीं से शुरू होता है अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर। और सबसे पहला काम किया था कि कांग्रेस को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट घोषित कर दिया जाए, यानी कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था बताया गया और उसकी सारी गतिविधियों को अवैध बताया गया, जिसके तहत बड़े नेताओं की गिरफ्तारी कर दी गई। गांधी जी हो, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू, इन लोगों को आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया, यानी डिटेन करके रख लिया गया। महादेव देसाई और कस्तूरबा की मृत्यु यहीं पर हो जाएगी, यानी आगा खां पैलेस में ही हो जाएगी। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल बिहार में कैद किया गया। नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद को अहमदनगर जेल महाराष्ट्र में कैद किया गया। इसी जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की भी रचना की थी। हालांकि बाद में नेहरू को अल्मोड़ा ज़िले में शिफ्ट कर दिया गया था और अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसा सरकारें इसलिए करती हैं कि जैसे मान लो आंदोलनकारी कोई ऐसी योजना ना बना सके जो उस सरकार के विरुद्ध हो, जो तत्कालीन सरकार हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कैदियों को अलग अलग जेल में शिफ्ट किया जाता है। अब इस आंदोलन से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रमुख नेता हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का नाम सभी लोग सुने होंगे। राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे। जयप्रकाश नारायण ये भी समाजवादी नेता थे। उषा मेहता गजब की किरदार थी, ये भी इसी में आती हैं। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को सन 42 की रानी झांसी कहा जाता है। ये सारे नाम आप लोग याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण वही व्यक्ति हैं जो जेल तोड़ के भागे थे, यानी जेल ब्रेक करने वाले पहले नेता का नाम है जयप्रकाश नारायण। ये जेल तोड़कर वहाँ से बच निकले थे। और राम मनोहर लोहिया का भी नाम इस आंदोलन में खूब पूछा जाता है। कभी कभी सवाल को इस स्वरूप में पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था, तो आपको सारे नाम याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। उषा मेहता गजब की कैरेक्टर थी। अब उनका रोल हम लोग समझने वाले हैं कि उनका रोल क्या था। इन्होंने एक रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। उषा मेहता के पिता ये एक जज थे। जज होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो ब्रिटिश सरकार के साथ काम कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार की नीतियों को कहीं ना कहीं वो सफल या सही मानते रहे होंगे, तभी ब्रिटिश शासन के अधीन वो कार्य कर रहे थे। जज के पद पे थे और उषा मेहता उनकी लड़की थी और उन्हीं के विचारों के खिलाफ थी और आंदोलनकारियों के साथ में थी। और जब उन्होंने रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी तो उन्होंने अपनी दादी माँ के जितने भी गहने थे उनको किसी के पास दे के एक रेडियो स्टेशन खरीदा था। रेडियो स्टेशन की स्थापना 14 अगस्त 1942 को होती है। इसकी संस्थापक मानी जाती हैं उषा मेहता, लेकिन हाँ, यहाँ से नियमित प्रसारण करने का काम करते थे राम मनोहर लोहिया जी। जो समाचार होता था उसको कहते थे वॉइस ऑफ इंडिया, यानी जो समाचार आता था रेडियो पे उसे वॉइस ऑफ इंडिया नाम दिया गया था। और बुलेटिन का नाम था डू और डाई, करो या मरो। दसलीय स्टेटमेंट गांधी जी का ही था और गांधी जी के ही आंदोलन को राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली जैसे लोग आगे बढ़ा रहे थे। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं समानांतर सरकारों के बारे में। क्या होती हैं समानांतर सरकारें, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, समानांतर सरकार ऐसी सरकारें होती हैं जो तत्कालीन सरकार के समय में ही चला करती हैं, लेकिन उनके नियमों को नहीं पालती हैं, उनके नियमों को नहीं मानती हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए भारत में उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन शासन चल रहा था, ब्रिटिश सरकार का वहाँ पे की हुकूमत थी। तो यहाँ पे सतारा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तामलुक जो कि मिदनापुर में पड़ता है, बलिया जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ये लोग अपनी एक सरकार चला रहे थे। तो यहाँ से क्या क्या सवाल बनते हैं इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। 3 जगह पे समानांतर सरकार बनी, सतारा, तामलुक मिदनापुर और बलिया में। सर्वाधिक दीर्घजीवी सरकार कहाँ की थी, तो आपका उत्तर होगा सतारा, महाराष्ट्र। वाई.बी. चौहान जो है इसके नेता थे। वाई.बी. चौहान इसके प्रमुख नेता थे और सबसे लंबे समय तक यही सरकार चली। उसके बाद तामलुक यानी मिदनापुर में सतीश सावंत के निर्देशन में ये सरकार चल रही थी और बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा सबसे पहली समानांतर राष्ट्रीय सरकार बनाई गई थी इस आंदोलन के दौरान। वैसे सबसे पहले अगर हम राष्ट्रीय समानांतर सरकार की बात करें तो वो 1914-15 के आसपास
अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन अगर 1942 आंदोलन के दौरान कोई समानांतर सरकार बनी तो सबसे पहले बनी थी चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया वाली। और सबसे दीर्घजीवी कौन सी थी? सतारा महाराष्ट्र वाली। अब हम लोग चर्चा करते हैं गांधी जी का आमरण अनशन। क्या था गांधी का आमरण अनशन? गांधी जी ने 21 दिन तक आमरण अनशन पर वो बैठे रहे। और कहाँ बैठे रहे? आगा खां पैलेस में बैठे रहे। गांधी जी ने हमेशा अंग्रेज़ों को चकमा दिया। यहीं पर अंग्रेज़ों ने एक अपना मिशन चलाया था, ऑपरेशन रूबिकान। एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम था ऑपरेशन रूबिकान। और उन लोगों ने तय कर रखा था कि अगर इस बार गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे हैं तो उनको बैठे रहने दो। जब गांधी जी मर जाएंगे तो सब लोग ऑपरेशन रूबिकान लिख के मैसेज कर देना, एक मैसेज डाल देना, एक चिट्ठी पत्री डाल देना जिसमें ऑपरेशन रूबिकान सफल हुआ ऐसा लिखा हो, तो ये समझा जाएगा कि गांधी जी मर गए। ये बात किसी गुप्तचर ने जाके गांधी जी को बता दी कि अंग्रेज चाहते हैं, अब चाहने लगे हैं कि गांधी मर जाए। तो गांधी ने कहा कि नहीं, अब मुझे नहीं मरना है। और उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया और अंग्रेजों की इस इच्छा पे साफ साफ पानी फेर दिया। 6 मई 1944 को गांधी जी जेल से रिहा किए जाते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन से लगभग इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट थे जिसकी चर्चा हम लोगों ने की कि एग्जाम में लगभग यहीं से सवाल अभी तक पूछे गए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को ठीक ढंग से सुन लेते हैं या ठीक ढंग से इसके सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन से अगर कोई सवाल बनेगा तो लगभग आपकी रेंज में ही रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।